के साथ मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं तकरीबन 2012 में बेवा हुई थी। मेरे शौहर का कत्ल हुआ था। मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे और एक होने वाला था। तो यहाँ से हम लोग डेड बॉडी गांव ले गए थे। वहाँ उन लोगों ने मुझे 2 साल कस्टडी में रखा था, क्योंकि मारने वाले ही वो थे और उन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई थी, तो जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया था। यहाँ तक कि मैंने कोयले भी खाए थे अपनी। हेलो फूडीज़, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सालेहा इमरान और फूड हंटर ऑफिशियल आज दोबारा आ गया है चाय वाली आंटी के पास, जो है लोकेटेड सरीना मोबाइल मार्केट पे। अच्छा जनाब, इनका ये है, आज की स्टोरी इनकी ये है कि इन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया है कि प्लीज़ मेरी आइए और मेरी वीडियो को ऑन एयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ब्लॉगर्स वगैरह जो इनकी वीडियोस बना रहे हैं वो काट के बना रहे हैं। और अभी मैं जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये स्टॉल ओपन भी नहीं कर पा रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि इनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ये जो है वो अपना स्टॉल जो है वो रन कर नहीं पा रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज इनका स्टॉल भी बंद है। तो आइए हम देखते हैं और आंटी से भी बात करेंगे कुछ, तो मेरे साथ रहिए। तो गाइज़, ये हैं चाय वाली आंटी जो कि रोज़ाना स्टॉल लगा रही थी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आप देख सकते हैं इनका स्टॉल यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि ये मतलब कुछ चला ही नहीं पा रही। इनके पास खर्चे के पैसे नहीं है इतने कि ये जो है वो अपना स्टॉल में अपना थोड़ा जो है वो दूध चीनी वगैरह लाकर जो है वो चाय का स्टॉल लगा सकें। और ये चूल्हा आप देख सकते हैं, ये बता रही हैं कि 2 दिन पहले जो है वो मेरा दूध वगैरह काफ़ी जल गया था। तो आइए इनसे बात करते हैं और सुनते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आंटी, बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम? बेटा मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज हम सुनेंगे आपकी कहानी, और हम इंशाअल्लाह लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ज़रूर पहुंचाएंगे, और इंशाअल्लाह लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एक तो ये स्टॉल पे जो आप चूल्हा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा कई बार दूध जल चुका है। पहले मैंने सोचा शायद पतीला चेंज करना पड़े। पतीला मैंने लोगों से कर्जा लेके पतीला चेंज किया। पतीला चेंज करने के बाद भी फिर भी यही मसला रहा। फिर घर से दूध गर्म करके लाने लग गई। घर से दूध गर्म करके लाने में रक्शे का किराया अच्छा खासा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दूसरा सिलेंडर का मसला था। ये चूल्हा जो है ना, पूरी गैस वो नहीं कर सकता, प्रेशर बर्दाश्त। अक्सर पाइप निकल गया जलते चूल्हे में, ये भी ख़तरा है मेरे लिए। एक दूसरा, मेरे पास साजो सामान के पैसे नहीं होते। जब इंसान कोई कारोबार स्टार्ट करता है, कोई भी शॉप इस लगाता है, कुछ भी स्टॉल वगैरह लगाता है, तो उसको सामान से प्रॉपर्ली भरता है। लेकिन मेरे पास इतना नहीं है। रोज़ का दूध ख़रीदना, रोज़ की चीनी ख़रीदनी है, रोज़ की पत्ती ख़रीदनी है। पहले लोग मेरे साथ ताउन भी बहुत करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 100 में से 10% आप कह लो कि जो लोग अक्सर पैसे देने में तंग करते हैं चाय के। और ये मेरे पास आप कप देते हैं, इसमें मैं चाय देती हूँ। अच्छा खासा काफ़ी बड़ा कप है जी, 40 रुपये में मैं देती हूँ। अगर थोड़ी सी मैं कम करती हूँ तो लोगों को ये शिकायत होती है जी चाय कम कर दी। पहले मेरे पास छोटे छोटे कप थे, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं चाय के कप ख़रीद सकूँ, कुछ सामान ख़रीद सकूँ, कोई स्टॉल को दोबारा स्टार्ट कर सकूँ। एक तो मैं बीमार हूँ, BP मेरा उस दिन शूट कर गया था। यहाँ से मुझे लोग हॉस्पिटल ले गए थे, कार्डियो 16 नंबर पर। तो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। 6 बच्चे हैं, बच्चे सारे टोटल बीमार पड़े हुए हैं। खाने तक को घर में फाकों की नौबत आ गई। तो ये मेरे साथ मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं तकरीबन 2012 में बेवा हुई थी। मेरे शौहर का कत्ल हुआ था। मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे और एक होने वाला था। तो यहाँ से हम लोग डेड बॉडी गांव ले गए थे। वहाँ उन लोगों ने मुझे 2 साल कस्टडी में रखा था, क्योंकि मारने वाले ही वो थे और उन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई थी, तो जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया था। यहाँ तक कि मैंने कोयले भी खाए थे। अपनी एक वीडियो में मैंने बताई भी थी ये बात, पर पता नहीं लोगों ने अवॉइड कर दी। मेरी वीडियो को देखा है पर अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं आई। सपोर्ट तो अल्लाह की ज़ात करने वाली है, सारा कुछ दारो मदार उस अल्लाह की ज़ात पे है। ये भी अल्लाह की मसलियत है, शायद मेरी आजमाइश है। लेकिन हालात मेरे बहुत मतलब बुरे चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मैं जब वहाँ से आई 2 साल उनके तशद्दुद बर्दाश्त करके उनसे आज़ादी मिली। जब मैं यहाँ कराची आई तो मेरे हाथ में सिर्फ टोटली 400 रुपये थे और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, 5 साल की बेटी,
और 2.5 साल का बेटा और एक 2.5 साल का बेटा। ये मैं लेके कराची आई। सर्दियाँ, बहुत सख्त सर्दियाँ थी उस टाइम। ना मेरे पास बिस्तर थे, ना मेरे पास बच्चों के कपड़े थे। वहाँ से मैं जब रवाना हुई थी तो किसी ने मुझे टिकट के पैसे करा के दिए थे और टोटली उसमें से 400 रुपये बचे थे, तो जो मेरे हाथ में दिए गए थे। तो मैं टूल प्लाजा से लाठी कोरंगी अपनी बहन के गई। उनके डर की खौफ की वजह से मेरी बहन ने मतलब मुझे अपनी बेटी के घर रखा तो सही, पर मैं वहाँ रह नहीं पाई। तो फिर उसके बाद मेरी दूसरी बहन ने नियाज़ी भाई से रब्ता किया, अब्दुल करीम ख़ान नियाज़ी, जो मेरे शौहर के लंगोटिया यार भी थे, बिज़नेस पार्टनर भी थे, और उनके हाथ से ही मेरी पहली शादी हुई थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करी, काफ़ी हद तक सपोर्ट करी। तो तकरीबन 4 साल उनकी अच्छी खासी सपोर्ट मेरे साथ रही। मकान का किराया वो देते थे, राशन वो देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है सबके अपने हालात ऐसे हैं कि काम उनका भी डाउन हो गया तो राशन से हाथ खींचा। फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी जॉब करती थी। फिर मुझे डेंगू हो गया, 6 माह में पैरालाइज रही। मोहल्ले वाले खाना तो दे देते थे, लेकिन ज़ाहिर है मुझे कोई उठाने बिठाने वाला कोई सहारा नहीं था। बहुत मतलब काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी फोर्स करने के बाद इतने मैंने रिश्ते ठुकरा दिए, मना कर दिए। तो क्यों मैं शादी करना नहीं चाहती थी दूसरी। लेकिन जब हालात देखे नियाज़ी भाई की वजह से मेरी सेकंड मैरिज हुई। सेकंड मैरिज में वो सब्ज़ी का काम करते थे। जब वहाँ से ठिया जमाया छोड़ा तो काम ख़त्म हो गया। जब काम ख़त्म हो गया तो मज़दूरी पे आ गए। मज़दूरी कभी थी कभी नहीं थी, हालात और डाउन होते चले गए। मेरा इनसे मतलब बेटा हुआ, यानी कि 4थे नंबर पे। तो वो बेटा लेके हम शाहिद अफरीदी के घर तक गए। शाहिद अफरीदी से हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने हमारे 4-5 हज़ार रुपये से हमारी मदद भी करी और उसके बाद अपने वर्कर को कहा कि इनका आप सारा डेटा लो। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कई बार गई, लॉकडाउन में भी गई, मगर उनसे जो कि चौकीदार बाहर से मना कर देते हैं कि जी नहीं है, वो गाँव में है, फलां है, ये है। हम लोग ख्वार होके वापस वापस आ जाते थे। उसके बाद मैं सैलानी भी गई थी। जब मैं बेवा थी मैं सैलानी भी गई थी। सैलानी में मैंने एप्लीकेशन दी थी। मेरे जब 3 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे पास कोई साजो सामान नहीं था, मैं किराए पे थी। मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे दी। वो बंदा आके इंक्वायरी भी करके गया, पूरा डेटा भी लेके गया, घर को भी देख के गया, लेकिन मेरी एप्लीकेशन सैलानी वालों ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, रिजेक्ट क्यों कर दिया और आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मेरी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी? रिजेक्ट इसलिए कि मैं दोबारा गई थी तो वापस मुझे फ़ाइल पकड़ा दी गई थी। अच्छा, सही है। और क्या बोला उन्होंने? कि नहीं, बस क्रॉस लगा दिया था उन्होंने, उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया था। यानी कि आप नीडी नहीं है, उनको नहीं लगा कि आप नीडी हैं? हाँ, पता नहीं क्या वजूहत थी, मुझे आपके साथ हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि आपके पास बिस्तर तक नहीं थे। बिल्कुल, देख के अपनी आंखों से गए थे। पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं वहाँ पे। ज़्यादातर लोगों की सोच चलती है, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं शायद उस टाइम मतलब वो अपनी ही सुन रहे होंगे। जिन्होंने हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई थी उनकी एप्लीकेशन तो उन्होंने वो कर दी थी और मेरी रिजेक्ट कर दी थी। मेरा दिल टूट गया। अच्छा, आपने और कहीं रब्ता किया? मतलब और भी इदारे हैं कराची में, बहुत सारे इदारे हैं। जी, मैं JDC एक बार मैं चाय बेचते गई थी। उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन जमा कराओ। फिर उसके बाद मैं रमज़ानों में मुझे लोगों ने कहा कि नुमाइश पे आपको वो मिलेगा, डायरेक्टली आप एक मरतबा मिल लो, वो आपको प्रॉपर्ली शॉप करवा के दे देगा, ये वो। उससे पहले करीमाबाद में एक लड़के ने मेरी वीडियो बना के JDC भेजी भी थी जब मैं चाय बेचते हुए। उसके बाद मैं रमज़ानों में वहाँ गई JDC नुमाइश पे अपने 6 बच्चों के हमरा। छोटा बेटा 1 साल का और 2.5 साल का लोगों के रश में पाँव तले दब गया था, उनकी जान भी जा सकती थी। जैसे तैसे अंदर मेरा रोना पीटना बच गया था। फिर भी मैं पहुँची तो वहाँ पे ज़फ़र अब्बास साहब ने क्या किया कि मेरी बात रद्द कर दी और एक आदमी से फ़ोन नंबर भी ले लिया और मुझे कह दिया जी आप वहाँ जाओ, सोराबगोट जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो। हालांकि मेरी व्हाट्सएप पे भी बात हो चुकी थी, मैंने मैसेजेस भी किए थे, मैंने अपना सारा डेटा भी लिख के भेजा था। अच्छा, ज़फ़र अब्बास साहब ने आपको डायरेक्ट आपसे बात हुई थी उन्होंने ही आपको बोला कि नहीं आप? जी बिल्कुल, डायरेक्ट बात हुई थी मेरी। अच्छा, क्योंकि क्योंकि मैं गलत बयानी ना करूँगी, ना मैं डरती हूँ किसी से अल्लाह की ज़ात के सिवा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरी वीडियो बनी है जो उसमें मैंने सैलानी वालों का भी नाम लिया था, मैंने ज़फ़र अब्बास साहब का भी नाम लिया था, मैंने काफ़ी सारे NGOs का तो नहीं कहेंगे, मैंने ये कहा था कि मुझसे ये पूछा गया था कि भाई आपको कोई सपोर्ट करे और मदद करे। मैंने बोला आजकल अमीरों में ये खासियत बहुत कम देखी जाती है जो गरीबों की मदद करे। मैंने बोला मैं फ़ला बंदे से, हर बंदे से मिल चुकी हूँ, मेरा हो गया, दिल टूट गया।
तो उसमें जो वीडियो यूट्यूब पे छोड़ी गई है ना, उसमें आधी बात तो मेरी काट दी गई है, ठीक है, कर दिया खया JDC के ख़िलाफ़। और अब फेसबुक पे जो उससे भी हाफ वीडियो डाल दी गई है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, मतलब 100 बातें हैं, 100 ज़बानें, 100 बातें हैं। मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की ज़बान नहीं रोक सकते। सच तो ये है कि मैं सैलानी से भी मायूस थी, मैं ज़फ़र अब्बास से भी मायूस थी। मैं किसी फ़िरके को गलत नहीं कहूँगी, ना शिया को ना सुन्नी को, ठीक है, सबके अपने अपने फ़िरके हैं, ठीक है। हम एक मुसलमान हैं, हम ये जानते हैं, हम एक आदम हवा की औलाद है। नहीं, लेकिन जो मदद करने वाला होता है ना, वो मसलक वगैरह या आपका तबका या ये चीज़ नहीं देखता, वो आपकी मदद करता है, वो आपको आपका मज़हब नहीं देखेगा आपका ना। और मैंने ये देखा है कि ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं वो अक्सर जो है वो दिखा रहे होते हैं कि ईसाई की भी मदद करें, हिंदू, शिया, सिख, ईसाई जो भी है सबकी मदद कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी है। तो मदद करने वाला जो होगा ना, वो आपका फ़िरका या आपकी मतलब कि आपका मज़हब वगैरह नहीं पूछेगा। तो बताएं। मसला ये है कि वो बात आपकी सही, तो कोई मदद करने वाला ना वो सिर्फ अल्लाह के उससे डरता है, अल्लाह के लिए नेकियां करता है, अल्लाह उसको अजर देता है, ठीक है। मैंने मतलब वो जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उसमें यही आ रहा है कि जी वो शियाओं की करता है, जी वो सुन्नियों की करता है, जी वो फलां की करता है। तो मैं इस बात को रिजेक्ट करती हूँ। कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग उसको अच्छा कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इतनी बात करी है जो सच थी कि मैं मिली हूँ, और मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। असल में वीडियो आधी दिखाई गई है और मैं इसके ख़िलाफ़ थी। मेरे पास व्हाट्सअप पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी मैसेजेस की मेरे पास लिस्ट है कि उस बंदे को मैंने कॉल करके ख़ुद कहा है, वॉइस मैसेज भी कहा है कि आपने मेरी आधी बात क्यों काटी। अच्छा, ठीक है, आपने उस यूट्यूबर को बोला है कि आपने मेरी बात क्यों काटी? जी, लेकिन मुझे उसकी तरफ से इस बात का आंसर नहीं मिला। फिर फेसबुक पर मुझे लिंक सेंड किया गया, फिर मैंने फेसबुक पे देखा, बाकायदा मैं कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत सारे लोग देख चुके हैं उसको। तो ये मदद करना तो नहीं हुई, उल्टा मेरे ख़िलाफ़ खड़ा करना हो गया लोगों को। सही बात है, सही। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मतलब आप इतनी परेशानी में हैं कि आप अपना स्टॉल भी नहीं खोल पा रही हैं, तो अब आप क्या कहेंगी लोगों से? आप क्या कहेंगी कि आपको मतलब किस तरह से हेल्प की जाए? क्या देखिए, मेरे आँख के पर्दे ख़त्म हैं, मेरे आँख का फौरी तौर पे ऑपरेट होना ज़रूरी है, जो मैं नहीं करवा सकती अभी, ठीक है। मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कहीं कंपनी में जॉब कर लूँ या किसी के घर पे कर लूँ। मेरा ये हाथ शोल्डर डैमेज हुआ था, जिस हाथ से मैं सही तरह काम नहीं कर सकती, आँखों से मैं देख नहीं सकती। -10 का मुझे गिलास लगता है जो कि अभी टूट चुका है। मेरे पास 1500 रुपये नहीं है जो मैं चश्मा बनवा लूँ। तो अभी मैं बस अल्लाह से मांगती हूँ, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मरतबा, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे 1000 दे दो, 2000 दे दो, 10,000 रुपये दे दो। आप कब तक दोगे? किसी के देने से कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। मेरे पाँव मजबूत कर दो, मेरे बच्चों की एजुकेशन का कर दो। क्योंकि आजकल लड़कियों के भी रिश्ते नहीं आते जो अगर पढ़ी भी ना हो तो बड़ी बेटी मेरी 13 साल की हो चुकी है और बहुत किराए के मकान पे हूँ मैं। बच्चे मेरे 6 हैं, छोटा बेटा 1 साल का। इस वक्त सब दानों से, फुंसियों से भरे हुए हैं। मेरे पास इतनी वो नहीं है कि मैं इनकी को डॉक्टरों को दिखा सकूँ। तो आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? नहीं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। कोई भी नहीं? शुरू से ही नहीं जाते या जाते थे? शुरू में करवाया था, फिर फीसें नहीं हो सकी, फिर हटा दिया। बड़े मसले मसाइल का सामना था, जब घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकती मैं। अब काफ़ी दिन से स्टॉल बंद है, तो मेरी फाकों तक में नौबत आ गई। अभी मैंने कल यहाँ से किसी से 2000 रुपये मंगवा के ख़र्च किए, वो भी तो देने हैं ना। काफ़ी लोगों का कर्जा है मुझ पर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ कि मैंने कभी भी, जब मैं यहाँ पे कूलर में चाय बेचती थी ना, 1 रुपया किसी से नहीं मांगा था। लोग एक्स्ट्रा भी पैसे दे देते थे और उसमें भी थोड़ी बहुत मुझे बचत आ जाती थी। अभी जब से मैंने स्टॉल किया है, पैसे की रिकवरी रुक जाती है। बास टाइम लोग अभी आना, थोड़ी देर में आना, वो रह जाते हैं। जैसे उस दिन मैं बीमार हुई तो मेरे पैसे चाय के फंस गए, मिल जाएंगे लेकिन मेरा सिस्टम आउट हो जाता है एक तो। अच्छा, मसला सारा ये है कि इंसान जो है ना, पैसा हो ना हाथ में तो नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता है। जब पैसा नहीं है तो नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की तालीम का कोई प्रॉपर इंतज़ाम करे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ना रमज़ानों में मुझे ज़कात मिली थी, तो मैं हूँ दिल की मरीज़। मैंने एक बैटरी ख़रीदी, उससे एक चार्जर ख़रीदा, एक पंखा ऊपर का ख़रीदा। अच्छा, उसमें
बच्चों के कपड़े वपड़े ईद का मैंने सिलसिला किया। अच्छा, मेरा फ्रिज हो गया बैंड बिल्कुल। अब मुझे मेरा बच्ची अक्सर 2.5 साल की जो है ना, उसको पेट का मसला है, उसका पेट इतना फूल जाता है ये जैसे बलून में हवा भर जाते हैं। 2.25 महीने की जब से उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। सीटी स्कैन भी साफ़ नहीं आया, यहाँ पे लोगों ने मिलकर करवाया था, दोबारा उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। अब उसको हर वक्त मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उसको नापा लगाना पड़ता है, उसको मोशन की दवाई देनी पड़ती है। तो फ्रिज ख़राब हुआ तो पड़ोसियों के मैंने नापा रखवाने के लिए दिया। नापा एक छोटा सा कैप्सूल होता है, ठीक है। तो मुझे उन्होंने मना कर दिया साफ़ कि जी हमारे फ्रिज में जगह नहीं है। मैं तैश में आके मैंने सामने वालों से बग़ैर एडवांस दिए, बग़ैर 1 रुपया दिए डीप फ्रीज़र उठा के ले आई कि मैंने कहा चलो स्टॉल है, दूध बचेगा, कुछ बचेगा, बंदा उसमें स्टॉक कर लेता है। बड़ी प्रॉब्लम का सामना था। जैसे तैसे करके मैंने 10,000 रुपये जमा कराया, वो फ्रिज उठा के उनको दिया। अब मेरे पास किस्त के पैसे नहीं हुए, मैंने फिर लोगों से डायरी पे लिख कर किसी से 500 लिए, किसी से 1000 लिए, किसी से कितने लेके एक बंदा साथ ले जाके सहरीना का वहाँ जाके उस बंदे से बात करवा के वो जो ऊपर पैसे जा रहे थे वो कम करवा के उसकी असल कीमत डीप फ्रीज़र की दी। मैं मार्केट की कर्जदार हूँ, तो अब मेरा मुँह नहीं पड़ता कि मैं किसी से कर्जा लूँ और अच्छा भी नहीं लगता। सही सही। मुझे एक ये छोटा सा बच्चा इनका नज़र आ रहा है और आपको मैं बताऊं कि अभी मैं बीच में आई थी, वीडियो बनाने नहीं आई थी, मैं ऐसे ही आई थी इनके पास। तो मैंने इस बच्चे को देखा, बारिश हो रही थी और ये छोटा सा बच्चा बर्तन धो रहा था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये इनका बेटा है और मैंने ये देखें ये सब इनके बच्चों को इस तरह की जो है वो हो रहे हैं दाने वगैरह। ज़ाहिर है कि जिस तरह रहते होंगे या कुछ भी जो है वो गंदगी वगैरह, और आजकल मक्खियाँ इतनी हैं, सीज़न इस चीज़ का चल रहा है, तो बेचारे बच्चे भी इतना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने लोगों से कि प्लीज़ इतना करें। मुझे पता ये देखें, ये आंटी की चादर का ये हाल है कि ये बेचारी जो है वो इतनी परेशानी में है। इन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि प्लीज़ आप आइए और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आई, आज मैंने वीडियो बनाने नहीं निकलना था, लेकिन मैं आंटी के लिए आई हूं कि मैं आंटी के लिए वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो प्लीज़ मेरी ये आवाज़ आप लोग ज़रूर आगे भी पहुंचाएं, इसको शेयर भी करें। सो गाइज़, मैंने भी स्ट्रगल कर रही हूँ आंटी के लिए और मैंने 2-3 इदारों में इनके लिए बात करी है। और जब मैं इनके पास वीडियो बनाने आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने आंटी से आकर बोला था, आंटी मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ, मैंने परमिशन ली। तो आंटी ने मुझे सबसे पहले ये बात बोली थी कि बेटा वीडियो तो सब बनाते हैं लेकिन हेल्प कोई नहीं करता। तो मैंने उस वक्त वो बात मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर कर गई, जो कि मैंने कहा कि नहीं, अब मैं कुछ करूँगी और मैं इंशाअल्लाह अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी आंटी के लिए। और मैंने 2-3 जगह बात करी है और मेरी बात चल भी रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग जो भी इनकी जितनी भी थोड़ी बहुत जो भी हेल्प करना चाहते हैं या जो भी इदारे हैं जो कि इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन है। इनको मैंने ख़ुद देखा है कि ये बहुत नीडी पर्सन है। इनके बच्चे छोटे छोटे इनके यहाँ पर बर्तन धो रहे होते हैं, ये यहाँ वहाँ पर सामने जाकर बर्तन धोती हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी अपनी बताया था। तो व्यूअर्स, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इनकी हेल्प करें। और अगर अगर इनको हेल्प करना चाहता है तो हमारा नंबर जो है वो हमारे चैनल के वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा और आंटी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।